Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn Sept Start with the Basics. So आज की हम इस क्लास में एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी उसके बारे में पढ़ेंगे। जितना भी मैं आज आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगी वो सारा का सारा मैं अपना कंटेंट उसकी मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है, उसी के बेसिस पर हम पूरा स्टडी करेंगे आज की क्लास में और उसके लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। साथ ही में जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं इंपॉर्टेंट उसके लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी ताकि मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे और इजीली पूरे इस चैप्टर को फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप लोग समझ सकें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, कि हमारी डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम डाइवर्सिटी वर्ड को देखें तो हमारा ये जिस वर्ड से बना है वो है डाइवर्स, जिसका मतलब क्या रहेगा। अगर हिंदी में हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है भिन्न, दैट इज डिफरेंट। कोई भी हमारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके क्लासरूम में बहुत सारे अलग अलग बच्चे होते हैं, कोई किसी कल्चर से बिलोंग करता है, कोई किसी ट्रेडिशन को फॉलो करता है, कोई उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग फूड के कल्चर होते हैं, ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, कल्चर होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, इवन लैंग्वेजेस भी हम काफी डिफरेंट देख सकते हैं। जैसे कि इंडिया है बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत ही हमारे अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती है। तो ये सारी ही चीजें हमारी आती हैं डाइवर्सिटी में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर नेशन लेवल पे देखें, नेशनल लेवल पे, तो वो इंडिया होता है। और अगर आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेंगे तो क्लासरूम इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीजें हमारी आ सकती है। फर्स्ट हमारा इसमें आता है फूड हो गया, जिसमें जो भी आप लोग खाना खाते हैं, किसी को डोसा पसंद है, किसी को फिश पसंद है, किसी को वड़ा पाव पसंद है। अकॉर्डिंग टू स्टेट भी हमारा खाना डिफर कर जाता है, कहीं का कुछ फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी डाइवर्सिटी की वजह से फूड में। नेक्स्ट हमारा होता है फेस्टिवल्स हो गया। फेस्टिवल्स भी काफी सारे मिल जाएंगे आपको, स्टेट वाइज आपके फेस्टिवल्स बदलते हुए दिख जाएंगे। जैसा कोई पोंगल मनाता है, कोई ओणम मना रहा है, कोई दिवाली, ईद, होली, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो शायद हमने नाम भी ना सुने हो, बट अलग अलग स्टेट के कल्चर के अकॉर्डिंग उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, मैंने अभी आपको बताया था लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पर भी हमारी डाइवर्सिटी देखी जा सकती है। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है इंडिया में। हम लोग उड़िया हो गया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी, इंग्लिश, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इवन ऐसी लैंग्वेजेस जिसके हमने नाम भी नहीं सुने होंगे। बहुत सारी अनरिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस भी है इंडिया में, बट स्टिल हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस इंडिया में पाई जाती हैं। और इसी लैंग्वेजेस के डाइवर्सिफिकेशन को हम लोग डाइवर्सिटी में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आपके चैप्टर में एक स्टोरी दी हुई है, दो समीर्स के बारे में स्टोरी है। दोनों ही अलग अलग पूरे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, दोनों में काफी डाइवर्सिफिकेशन थी, दोनों को अपॉर्चुनिटीज अलग मिली हुई थी, और इसी वजह से कैसे वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो इट इज अ स्टोरी ऑफ टू समीर्स। अगर हम देखें, समीर नंबर 1 और एक हमारा हो गया समीर नंबर 2। तो समीर नंबर 1 जो है वो हमने मान लिया कि आपके एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है। इसके पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, फाइनेंशियली इसकी फैमिली इज वेरी गुड, इज स्टेबलाइज्ड, तो इसीलिए इसको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिली हुई। उसके साथ ही इसकी एजुकेशन भी अच्छे स्कूल में हुई, तो इसको एजुकेशन भी अच्छी मिली। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम समीर 2 की बात करें तो ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड नहीं है। ये भी हमने मान लिया कि ये हिंदू फैमिली से ही है, बट इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। ये एक रिच फैमिली से है और ये एक पुअर या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिली से है। बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ये ग्रो नहीं कर पाए हैं, इसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। ये न्यूज़पेपर सेल करने का काम करता है, इवन ये स्कूल भी नहीं जाता, तो इसको स्कूलिंग का भी कोई यहाँ पे ऑफर नहीं मिला, कोई स्कूलिंग की ये अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पाया क्योंकि इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, और इसी वजह से इसकी एजुकेशन जो थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गई इसमें से। तो ऐसे ही दो समीर हैं, दोनों के नाम समीर हैं, उनकी लैंग्वेजेस भी हमने मान लिया कि सेम बोल रहे हैं, सेम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, पर इसको अपॉर्चुनिटीज मिली, इसको नहीं मिली। एजुकेशन मिली, स्कूल में नहीं जा पाया, तो इस वजह से जब उनको अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं मिलती है
तो वो हमारे पास हो जाता है, उसको अनइक्वल मान लिया गया। ये दोनों चीजें अनइक्वल है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी हो गई हमारी। पर जब अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नहीं आ रही है, और क्या हमारा यहाँ पर आ रहा है, उसको किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, उसका स्टेटस क्या है, तो ये हमारा सारा आ जाएगा डाइवर्सिटी में। इनकी लैंग्वेज क्या है, क्या क्या ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, क्या क्या कल्चर रहेगा इनका, तो वो सारा आ जाता है हमारा डाइवर्सिटी में। जब ह्यूमन मेड चीजों में हम लोग डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो वो इनइक्वालिटी में आता है। लेकिन जब जैसे ही आप पैदा हुए बाय बर्थ, आपके पास जो राइट्स है, जो ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, वो सारा आ जाता है हमारा डाइवर्सिटी में। उसके अलावा आपके जो चैप्टर है उसमें स्टोरी दी हुई है, दो एरियाज को भी डिफर करके बताया हुआ है। एक आपका माउंटेन एरिया दिया हुआ है, दैट इज लद्दाख। माउंटेन रीजन्स में कैसी लाइफ रहती है, कैसा वहां का पूरा जोग्राफिकल एरिया होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। और ऑन दी अदर हैंड आपका केरला दिया हुआ है, जो कि एक हमारा कोस्टल एरिया है, जहाँ पे हमारा कैसे एग्रीकल्चर होता है, सारी चीजें वहां पे कैसे प्रैक्टिस करी जाती है, वो सारा आ जाता है। तो अब हम देखते हैं लद्दाख और केरला के बारे में। फर्स्ट अगर हम लद्दाख के बारे में देखें तो लद्दाख की हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है, लद्दाख के हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में आ जाएगा पहले, कि कैसी वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन है। तो वहां पे जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो काफी कोल्ड है, ड्राई डेजर्ट है, और वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। माउंटेन रीजन है, वहां पे या तो टेरेस फार्मिंग होगी, स्टेप फार्मिंग होगी, बहुत ज्यादा तरीके की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वहां हम परसू नहीं कर सकते। और सेकेंड है हमारा, वहां पे पानी का क्या कंडीशन है, वाटर कंडीशन भी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द एरिया। उसके अलावा लाइवलीहुड कैसा है, तो जितने भी लोग हैं वहां पे ज्यादातर पश्मीना वूल का काम होता है, तो ट्रेडिंग भी वहीं पे उसी की करी जाती है। तो ट्रेडिंग का जितना भी काम है यहाँ पे वूल का होता है। और उसके अलावा लाइवलीहुड भी लोग इसी के बेसिस पर कर पाते हैं। ज्यादा आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम वहां का नहीं है। नेक्स्ट हमारा इसमें है फूड का कल्चर कैसा है। फूड का कल्चर भी अलग है, क्योंकि यहाँ पे शीप वगैरह ज्यादा है, तो यहाँ पे मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ही आपके फूड में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो ये सारे आपकी फूड के हैबिट्स में आ जाएगा। और लास्ट हमारा कल्चर जो है, क्योंकि ये लद्दाख है, यहाँ पे तिब्बतन लोग आपको ज्यादा मिल जाएंगे जो कि बुद्धिज्म कल्चर को फॉलो करते हैं। तो बुद्धिज्म कल्चर वाले लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा कल्चर, ट्रेडिशन और हमारा लैंग्वेज, वाटर, जोग्राफिकल एरिया, ट्रेडिंग इस तरीके से डिफर करता है। और दूसरी साइड अगर हम केरला की बात करें तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ज्योग्राफी में क्या हो जाएगा, आपका फर्टाइल लैंड होता है, पानी वहां पे आपको ज्यादातर इजीली अवेलेबल होगा, क्योंकि वहां पे ओशंस वगैरह कोस्टल एरिया है, तो वहाँ इजीली आपको पानी की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। ट्रेडिंग हमारा किससे होता है, ट्रेडिंग आपका फिशेज एंड कोस्टल जो सी एनिमल्स वगैरह होते हैं उनका ज्यादा ट्रेडिंग यहाँ पर होता है, इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। फूड में भी आपको सारा सी फूड यहाँ पे मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल होगा, लोग वही खाना प्रेफर करते हैं। लाइवलीहुड में भी यही आ गया कि ट्रेडिंग आपका सारा कोस्टल एरियाज में जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं उन सबकी ही ट्रेडिंग करी जाती है। कल्चर हमारा कैसा होता है, यहाँ का कल्चर जो है, इनकी हिस्ट्री काफी ज्यादा अलग अलग कल्चर की है। यहाँ आपको क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, जुडाइज्म सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कल्चर के, अलग अलग ट्रेडिशनल के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया मैंने आपको बता दिया, प्लेन एरियाज यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसकी वजह से काफी फर्टिलिटी यहाँ की लैंड की अच्छी है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, पानी के पास का एरिया है, तो आपको फर्टाइल लैंड मिल जाएंगे जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इजीली परफॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा अलग क्यों हैं, इतने ज्यादा डिफर क्यों करते हैं, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों की काफी ज्यादा अलग है। लद्दाख जो है वो एक कोल्ड रीजन है, लद्दाख हमारा कोल्ड रीजन है, और जो हमारा केरला है वो एक कोस्टल और फर्टाइल एरिया है, तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी, जो मैंने आपको भी बताया था कि कैसे कैसे होता है। दोनों टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आप मुझे एक एक एग्जाम्पल देके कमेंट करके बताइए कि कैसे डाइवर्सिटी और हमारा इनइक्वालिटी में डिफरेंस होता है। दोनों के एक एक कोई भी एग्जाम्पल, ऑटोमेटिकली उससे डिफरेंस हमें पता चल जाएगा।
अगर हम बेसिक से डिफरेंस देखें इन द टर्म्स इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी जो होता है ये हमारा पॉजिटिव वे में लिया जाता है, क्योंकि अच्छा है, आप किसी को बोल रहे हैं कि वो डाइवर्स है आपसे, दैट मीन्स उसका अपना कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड रिलीजन है, आपका अपना है, और दोनों एक दूसरे से अलग हैं पर बुरा नहीं है कोई। लेकिन अगर इनइक्वालिटी की बात करें तो ये एक नेगेटिव टर्म है। अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि वो इनइक्वल है, अनइक्वल है मुझसे, तो वो मतलब है कि आप उसको हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप उसको बुरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। कि मैंने बोल दिया कि मेरे पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है और रिया जो है उसके पास इतनी करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो दैट मीन्स कि मैं उसको बोल रही हूँ, उसको अपने आप से नीचा दिखा रही हूँ, कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ, भेदभाव कर रही हूँ, कि हमारे पास हमारा इक्वल नहीं है स्टेटस, हमारे अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं है, मैं ज्यादा ग्रो कर सकती हूँ, डेवलप कर सकती हूँ, पर रिया इतना नहीं कर सकती। तो ये हो गया इनइक्वालिटी, हो गया अनइक्वल बिहेवियर, हो गया दो लोगों के बीच में, तो ये नेगेटिव वे में जाता है। और डाइवर्सिटी हमारी हमेशा पॉजिटिव वे में जाती है। इसलिए इंडिया को हम इनइक्वल नेशन या इनइक्वालिटी वाला नेशन नहीं कहते हैं, बल्कि हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाइड नेशन बोलते हैं। लास्ट अगर हम देखें कि डाइवर्सिटी हमारी कैसे एनरिच होती है, कैसे अच्छी होती है, कैसे बढ़ती है, तो जैसा भी आप लोग, इसमें हम बेसिक सी चीजें आ जाएंगी कि जैसे हमारा फूड है, फूड आइटम्स की वैरायटी मिल जाएगी, अगर अलग अलग तरीके के लोग होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इट विल बी मोर फन। क्यों होगा? क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कल्चर को जानने का मौका मिलेगा। अगर 4 फ्रेंड्स हैं, चारों अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली चारों को कल्चर्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के बारे में समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, फ्रेटर्निटी भी इससे इंक्रीज होगी, फ्रेंडशिप भी इंक्रीज होगी, और जो हमारा बेस है हमारे नेशन का वो और ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। तो इसी वजह से डाइवर्सिटी जो है वो हमेशा एनरिच करती है। एनरिच का मतलब हो गया, एनरिच का मतलब हो गया कि ग्रो करती है, डेवलप करती है। नेक्स्ट है हमारा आपके इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हमारा क्या रहता है, यूनिटी वर्ड का मतलब ही होता है कि हम लोग मिलजुल के कोई चीज साथ कर रहे हैं। ठीक है, मिलजुल वर्ड मतलब हो गया कि सब लोग साथ में है, कनेक्टेड है, यूनाइटेड है, इंग्लिश में होता है यूनाइटेड। तो ये हमारा जो फ्रेज है वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इज जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, इस टर्म को कॉइन किया था, और उन्होंने तभी ये बात एक्सप्लेन करी थी कि यूनिटी हमारी सिर्फ डाइवर्सिटी होना जरूरी नहीं है, बल्कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कि अलग अलग तरीके के लोग हैं बट स्टिल दे आर टुगेदर, वो सब के सब साथ में हैं, सब साथ में ही फेस्टिवल्स मनाने की कोशिश करते हैं, सब साथ में है, लैंग्वेजेस, एक दूसरे की लैंग्वेजेस का रिस्पेक्ट करना, फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ हैं, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दे आर क्यूरियस टू ईच अदर। क्यूरियोसिटी है कि मुझे आपके रिलीजन के बारे में जानना अच्छा लगता है, एक पर्सन को मेरे रिलीजन के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो दैट इज क्यूरियोसिटी। तो ये सारी ही चीजें सपोर्ट करती हैं डाइवर्सिफाइड नेशन को, और ये तभी हो पाएगा जब हम यूनिटी को क्रिएट करेंगे। यूनिटी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दैट इज यूनाइटेड, कि सब लोग एक है, मिलजुल के आप लोग डाइवर्सिटी को आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं, स्प्रेड करना चाहते हैं, बट विद रिस्पेक्ट एंड विद क्यूरियोसिटी एंड विद लव एंड केयर। तो ये हमारा हो गया आज की क्लास के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास टुडे। आई होप आपको मेरा जितना भी समझाया था मैंने चैप्टर वो क्लियर हो गया होगा। इफ एनी फर्दर क्वेरीज आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कौन सा पढ़ना चाहेंगे वो भी कमेंट में करके बता सकते हैं, ताकि हम इजीली सारे चैप्टर्स 1 by 1 कवर कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।